ठीक है, तो मैकेनिक्स का कह सकते हो आप आखिरी टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप स्टडी जिन ऑब्जेक्ट्स को करते हो उन्हें रिजिड बॉडी माना जाता है। सबसे पहली चीज समझना यही जरूरी है कि किसे आप एक रिजिड बॉडी बोलोगे। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि रिजिड बॉडी किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट सच दैट separation between any two points on it remains constant is called a rigid body। यानी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप दो पॉइंट्स चूज कर लो, माना मैंने पॉइंट चूज कर लिया ए और बी, इनके बीच की सेपरेशन अगर डी है तो मैं कह सकता हूं डी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, नो मैटर द फोर्स और टाइप ऑफ मोशन, d is always constant। क्या मतलब हुआ कि आप कितना भी फोर्स इसके ऊपर लगा दो, कैसा भी फोर्स लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, और इसका कैसा भी मोशन हो रहा हो, मान लो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो, सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कुछ भी हो, पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स की सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हो आप, रिजिड बॉडी कहते हो। ऑब्वियसली ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत उसका शेप चेंज हो गई होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर ये हमें दे दिया जाए कि रिजिड बॉडी है, तो हम मान के चलेंगे कि उनके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लिए जाएं तो उनके बीच की सेपरेशन कभी चेंज नहीं हो सकती। बात समझ आई? इससे एक बहुत जरूरी बात हमें पता लगती है, क्या? पहली कंडीशन कह सकते हो आप इसे रिजिड बॉडी होने की। एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल का मतलब हुआ सर्क्यूलर। एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोटेशनल मोशन with respect to any other point on it with respect to any other point on it। यानी कि they cannot have relative translational motion। मतलब अगर रिजिड बॉडी के ऊपर किसी एक पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं और उसके ऊपर बैठ जाऊं, तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट आप उठा लो, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशनल या सर्कुलर मोशन करता हुआ ही दिख सकता है आपको, या रेस्ट पे दिख सकता है। कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ट्रांसलेशनल मोशन? मान लो कि पूरी ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रही है, मान लेते हैं प्योर ट्रांसलेशन हो रहा था, तो अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे, उसके पास भी वेलोसिटी v होगी, और कोई दूसरा पॉइंट भी चूज करोगे तो उसके पास भी वेलोसिटी v होगी। तो v रिलेटिव बिटवीन पॉइंट्स क्या आ जाएगा? जीरो। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन में होती है तो फिर हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहता है कि नहीं? और मान लेते हैं कि पूरी ऑब्जेक्ट घूमने लग जाए, तब तो आप जानते ही हो, अगर पूरी ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रही है तो फिर तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट भी क्या कर रहा होगा, प्योर रोटेशन ही कर रहा होगा।
अब कोई बोले कि मान लो ऑब्जेक्ट चल भी रही है और घूम भी रही है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं जनरल केस ले लेता हूं जिसे नाम दिया जाता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, इसे हम CTRM भी कहते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो चल भी रही थी आगे और घूम भी रही थी, तो क्या पॉसिबल है कि एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट लीनियर मोशन में दिख सके? नहीं। और उसका कारण यह है कि मान लो आपने दो पॉइंट लिए, ए और बी, समझ आ रही है बात? ये इनकी लाइन जॉइनिंग हो गई। मान लेते हैं ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे है VA और बी की वेलोसिटी कुछ ऐसे है VB। यह एंगल बोलता हूं मैं θ1, ठीक है ना, और यह एंगल बोल देता हूं मैं θ2। तो भी आप देख सकते हो कि क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए बनाऊं, ए के रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी बनाओ, यानी ए को आप रेस्ट पे मान लो, तो बी के पास क्या क्या वेलोसिटी आएगी देखो जरा। बी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, VB cos θ2। जरा एक सेकेंड रुकना। ओके, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो उसके पास क्या वेलोसिटी आएगी, एक आ जाएगी VB cos θ2 और यहाँ आएगी क्या, VB sin θ2, है ना। सिमिलरली ए के कंपोनेंट्स लेके आप रिलेटिव में लिखोगे तो यहाँ आएगा आपके पास VA cos θ1 और एक हमारे पास यहाँ आ जाएगा VA sin θ1। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो ए के रिस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी, आएगी कि नहीं। और ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ये क्या है, बेसिकली प्योर रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, फालतू का डायग्राम में नहीं जाते, ठीक है ना, और चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही होंगी। बस आप क्या याद रखो कि इनकी वेलोसिटी किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की, अगर मैं फाइनल स्टेटमेंट आपको बता दूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अलोंग लाइन जॉइनिंग, और वेलोसिटी मतलब मेरा मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of particles along line joining the points must be zero। यानी कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें पार्टिकल्स की अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, तो वो क्या होनी चाहिए, जीरो। क्योंकि अगर लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो फिर तो इनका ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, और अगर ट्रांसलेशनल मोशन हुआ एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो इनके बीच की सेपरेशन चेंज हो जाएगी। अगर सेपरेशन चेंज हो गई तो फिर आप उसे रिजिड बॉडी नहीं बोलोगे। बात समझ आई? तो एक चीज आपको ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है, नोट डाउन कर लो सभी लोग। सबसे जरूरी चीज यही है कि वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि ओमेगा से घूम रही है, तो द एंगुलर वेलोसिटी of any point with respect to any other point on the object is same, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर लेते हो, जैसे मैंने ए चूज कर लिया और बी चूज कर लिया, तो ये चीज तो फिक्स है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन ही हो सकता है। तो जो ओमेगा ए का बी के रिस्पेक्ट में है वही ओमेगा बी का ए के रिस्पेक्ट में होगा, और ये सेम होगा एज दैट of the angular velocity of entire object। बात समझ आई? यानी कि किसी भी एक पॉइंट की ओमेगा
किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वल होगी, और वो इक्वल होगी जिस ओमेगा से पूरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। तो ये दो चीजें हम रिजिड बॉडी के लिए याद रखेंगे, नोट डाउन कर लो। पहली चीज तो क्या, किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, प्योर रोटेशनल मोशन हो सकता है। इसीलिए उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। सिमिलरली अगर हमारी ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रही है तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही आएगी। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसे आप क्या कह देते हो, एक रिजिड बॉडी कह देते हो। बात क्लियर है क्या? तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लेंदी बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको दो चीजें क्लियरली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। पहली चीज है टॉर्क और दूसरी चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। अब क्या कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हम सभी को पता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है इनएबिलिटी टू चेंज ट्रांसलेशनल स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चलती रहेगी, अनलेस आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, है कि नहीं? इसे हम कहते थे इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इनर्शिया ऑफ रोटेशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रही है या कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी हुई ऑब्जेक्ट को घुमाने में और घूमती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने में आपको कुछ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? जैसे इनर्शिया ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन से रिलेटेड है। समझ आई बात? ठीक है ना? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, मैं ये भी कह सकता हूं इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू चेंज rotational state of motion, rotational state of motion is called moment of inertia। moment of inertia यानी घूमती हुई चीज घूमती ही रहना चाहती है और रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहती है ड्यू टू moment of inertia। तो मतलब क्लियर है क्या? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। ये हमेशा एक एक्सिस के अबाउट डिफाइन की जाएगी, ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट आपकी ऑब्जेक्ट घूम रही है। मान लो ये हमारी एक्सिस है और यहां मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एम, और ये इसके चारों तरफ अगर घूमना चाहती है तो इसका हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेन चीज पा जाते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहला केस हम ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम, अगर आपके पास अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये हो गई आपकी एक्सिस। ठीक है ना? यहां मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एम, M1 ले लेते हैं, उसकी दूरी यहां से है R1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है M2 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है M3, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R3 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सिंपली डिफाइन कर दिया जाता है mr², जहां m है मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और r है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
perpendicular distance from the axis। बात समझ आई? यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे एम आर स्क्वायर। एम जहां पे होगी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मास और आर होगा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ये ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है, देख सकते हैं, क्योंकि m और r स्क्वायर दोनों स्केलर है। और यूनिट जो इसकी हो जाएगी वो हम देख सकते हैं मास की होती है kg और r है डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाती है? यूनिट। तो जैसे ये 3 पार्टिकल मेरे पास थे तो इनका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंपली तीनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि ये स्केलर है। और आई टोटल मुझे कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या किसी को? नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं या आप लोग सॉल्व कर दो, इसमें मैं क्या ही बताऊंगा। ये मान लो हमारी एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 kg की, एक मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 kg की, एक मैं ले लेता हूँ 3 kg की, ये मान लो 1 मीटर है, ये मान लो 2 मीटर है, ये मान लो 1 मीटर है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, बहुत ही हलवा सवाल, ट्राई करो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा m मास 1 kg 2 स्क्वायर प्लस मास 3 kg डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस मास 2 kg 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी हमें मिल गया कितना? 9 kg मीटर स्क्वायर। तो ऐसा सवाल तो कभी आने नहीं वाला जिंदगी में, बहुत ही आसान हो गया ये। ठीक है, और देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है मासलेस और यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स हैं m m m और m। ठीक है ना, और ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। साइड लेंथ को मैं l ले लेता हूं, आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये डिस्टेंस हो जाएगी l/√2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m l/√2 का होल स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m l/√2 का होल स्क्वायर। और ये इनकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है एक्सिस से, तो इनका r 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। तो आई टोटल की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू एम l/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ml स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। सिंपल है, अगर पॉइंट आपका एक्सिस पे ही लाई कर गया तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, और बाकी तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकते हो, है ना। चलो एक और ट्राई कर लो। मान लो हमारे पास फिर से एक मासलेस फ्रेम है, ओके, और हमारे पास दो एक्सिस हैं इस बार। एक एक्सिस इधर सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम से पास कर रही है और एक एक्सिस इस तरह से है। ठीक है ना, इसे मैं बोल देता हूँ I1, इसे मैं बोल देता हूँ I2। चार मासेस हैं आपके पास m m m और ये m, और साइड्स हैं a और b। ये एक रेक्टेंगल है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए साइड लेंथ अलग अलग है a और b।
तो आपको बताना है I1 नेट कितना होगा पूरे सिस्टम का और I2 नेट कितना होगा। तो बस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते जाओ हर पॉइंट की और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो। बताओ जरा, ये डायगोनल है। चलो देखो, तो सबसे पहले मैं I2 निकाल देता हूँ। I2 निकालना आसान है। इस एक्सिस से अगर देखा जाए तो हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस b/2 है कि नहीं, और सबका मास m है। तो सीधे मैं क्या कह सकता हूँ, m b/2 का स्क्वायर प्लस m b/2 का स्क्वायर प्लस m b/2 का स्क्वायर प्लस m b/2 का स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली हो गया 4m b/2 का स्क्वायर या mb स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट? बड़ा ही आसान। अब बात आती है I1 की। इस डायगोनल वाली एक्सिस को देखें तो इसका तो जीरो है क्योंकि ये एक्सिस पर ही है, इसका भी जीरो है क्योंकि ये भी एक्सिस पर ही है। अब जो गलती यहाँ पे लोग करते हैं वो है इन दोनों की निकालने में। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो डायगोनल की हाफ लेंथ नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट नहीं करते। बात समझ आई? तो जब आप उस कॉर्नर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो डायगोनल का हाफ नहीं होगा, यानी वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। बात समझ आई? ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। कैसे? आपको ये लेंथ पता है ए, दिख रहा है सबको? अच्छा, मैं ये एंगल देख सकता हूँ सीधे सीधे, इसे अगर मैं थीटा बोल देता हूँ तो आप टेन थीटा लिख सकते हो। देखो जरा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल से अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल से, तो वो हो जाएगा ए बाय बी। यानी कि एक ट्राइंगल बनेगा ए बाय बी और ये रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लेंथ डी है इसे मैं कह सकता हूँ बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, देखो इस बी का कंपोनेंट इधर लेंगे तो डी हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी कि बी साइन थीटा हो गया ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यही इसके लिए भी आ जाएगी सेम। तो I1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो जाएगा 2 टाइम्स m डी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स m ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आई? चलो देखो, तो पहले मैं I1 के अबाउट निकाल दूं अगर, तो I1 के अबाउट इसका तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये एक्सिस पर है, इसका भी हो जाएगा जीरो। और इसकी अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी √3l/2। अरे है कि नहीं? तो सिर्फ इसका लिखना है हमें, वो हो जाएगा 2m इंटू √3l/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3ml²/2। सही है। सिमिलरली I2 की अगर मैं बात करूं तो इस 2m का क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये उसके ऊपर है। बाकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इनकी देखी जाए दोनों मासेस की, तो वो भी सेम ही आ रही है। तो I2 हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू √3l/2 का होल स्क्वायर, जो कि फिर से 3ml²/2 ही आ जाएगा। और फाइनली I3 जो 2m से पास कर रही है, तो 2m का तो क्या हो गया I3 के अबाउट जीरो, बाकी ये बचे, तो ये l/2 और ये भी l/2, यानी कि 2 टाइम्स m l/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ml²/2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि नहीं? चलो और एक देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल है,
ये हो गया सेंटर, रेडियस आपको दी गई है आर, और हमारे पास यहाँ कुछ मासेस हैं m, 2m, 3m और यहाँ भी m। तो मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ, एक तो हो गई ये I1, एक हो गई ये I2 और एक हो गई इन टू द प्लेन I3। बताओ जरा I1, I2, I3 क्या होगा? चलो देखो, तो I1 के हिसाब से अगर लिखें तो m और 3m का तो गायब हो गया, बचेगा सिर्फ 2m इंटू आर स्क्वायर प्लस ये नीचे का m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि हमें 3mr² मिल गया। सिमिलरली I2 की बात करें तो इस m की गायब हो गई, बाकी इनकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको, याद रखना, जो कि r ही है। तो m इंटू आर स्क्वायर प्लस 3m इंटू आर स्क्वायर प्लस वो जो ऊपर वाला 2m है इंटू उसकी डिस्टेंस एक्सिस से 2r है, तो ये हो गया 4 प्लस 8 यानी कि 12mr²। और फाइनली I3 की बात करें तो उससे तो सभी की डिस्टेंस जो है सिर्फ r है, तो I3 को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर प्लस 3m इंटू आर स्क्वायर और प्लस m इंटू आर स्क्वायर, यानी ये सब मिलके कितना हो जाएगा 7mr²। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? क्लियर है?